वेलकम टू सिविल्स फोड़ो। आज हम देख रहे हैं यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज के अंदर एक हिस्ट्री पार्ट के अंदर जो चैप्टर हम देख रहे हैं विच इज इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। मॉडर्न हिस्ट्री हम देख रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज अंडर ब्रिटिश रूल। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है और इस चैप्टर से हर साल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिनिमम एक क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। बाकी सारे एग्जाम्स में तो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर मिनिमम वन क्वेश्चन यू विल डेफिनेटली फाइंड फ्रॉम दिस चैप्टर। सो दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, राइट। पर इसके अंदर जो कुछ क्वेश्चंस है वो बहुत ही लिमिटेड हैं। थीम्स लिमिटेड है, क्वेश्चंस लिमिटेड है। अगर उसको एक बार पूरा कर लिया, उसके आसपास की चीजें देख ली, तो क्वेश्चंस जो आएंगे वो देयर इज अ गुड चांस, 80 to 90% चांस के आप इसको क्लियर कर लेंगे। वो क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। बिल्कुल ही रैंडम क्वेश्चन पूछ ले फिर तो भगवान ही मालिक है। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस कि आप क्लियर कर लेंगे, वो क्वेश्चन सही आंसर करेंगे, राइट। सो ये इस चैप्टर की ब्यूटी है। लिमिटेड इसमें पॉइंट्स हैं, लिमिटेड क्वेश्चंस बनते हैं, सो आंसर करना इजी होता है, राइट। सो और बाकी पीवाईक्यू के इंपॉर्टेंस के बारे में मैं बहुत बार बोल चुका हूं, सो आई विल नॉट गोइंग टू दैट। विल स्टार्ट द क्वेश्चन डायरेक्टली। और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज with reference to revenue collection by Cornwallis, consider the following statements। ठीक है, कॉर्नवालिस कौन है, उसने क्या किया था? अगर आपने हिस्ट्री को एक बार भी पढ़ा है, सो यू वुड अंडरस्टैंड कि कॉर्नवालिस कितना इंपॉर्टेंट गाय है। ठीक है, उसने क्या किया था वो सब के बारे में यहाँ पे द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। अंडर द रियोतवारी सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन द पेजेंट्स वर विथ रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट लेके आता है। रेतवारी के लिए कॉर्नवालिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। Under the Ryotwari settlement of revenue collection, the peasants were exempted from revenue payment in case of bad harvest of natural calamities। अब यहाँ पे है कि अगर हम यहाँ पे कॉर्नवालिस को छोड़ भी दें, क्योंकि यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस के अंदर पूछा गया है और रेतवारी के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, रेतवारी में बोला जा रहा है कि देयर वाज एग्जेम्पशन, ठीक है, इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज और बैड हार्वेस्ट। अगर बैड हार्वेस्ट होता है या फिर नेचुरल कैलामिटीज है, उस केस में यू हैड एन एग्जेम्पशन, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कोई एग्जेम्पशन नहीं है, ना ही रेतवारी में, ना ही महलवारी में, ना ही जमींदारी में, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट किसी में भी कोई एग्जेम्पशन नहीं है। परमानेंट सेटलमेंट में तो एक्चुअली देयर वाज अ सनसेट क्लॉज कि अगर एक डेट फिक्स्ड है, सनसेट तक अगर आपने अपना ड्यू जमा नहीं किया, नेक्स्ट डे आपका ऑक्शन हो जाएगा, आपकी जमींदारी चली जाएगी आपके हाथ से, राइट। दिस ब्रिटिश वर दिस स्ट्रिक्ट विथ रेंट कलेक्शन। ठीक है, सो इसलिए दिस स्टेटमेंट स्टैंड्स रॉन्ग। सेकंड है, under the permanent settlement in Bengal, if the jamindar failed to pay his revenues to the state on or before the fixed date, okay, this is the sunset clause, he would be removed from his jamindari। दैट इज ट्रू, ठीक है। और इसका एक प्राइम एग्जांपल है राजा ऑफ बर्दवान। ठीक है, राजा ऑफ बर्दवान जिनकी जो जो जमींदारी थी वो छीन ली जाती है बिकॉज ऑफ सेटलमेंट, दिस क्लॉज, सनसेट क्लॉज, राइट। सो फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज ट्रू। सेकंड इज ट्रू है तो इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और क्या है, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन आई वुड से इज नॉट डिफिकल्ट, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट में जाएगा। डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको आंसर इजीली कर सकते थे। जिन्होंने भी एक दो बार पढ़ा है, रिवाइज किया है प्रॉपर्ली, दे कुड हैव इजीली डन इट। ठीक है, सो इसलिए इसका आंसर हो गया बी, फर्स्ट इज रॉन्ग। अब रेतवारी में क्या है कि रेतवारी जो सिस्टम है उसके अंदर कोई एग्जाम्पशन नहीं था। अगर बैड हार्वेस्ट भी हुआ स्टिल यू हैड टू पे, राइट। सो फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज ट्रू। रेतवारी सिस्टम थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड ने किया था लॉन्च इसको, ठीक है। और इसमें क्या है कि जैसे जमींदारी सिस्टम 1793 में आता है, जो परमानेंट सेटलमेंट है वो आता है 1793 में, सनसेट क्लॉज आता है 1794 में, राइट। दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 1793 में कॉर्नवालिस लॉन्चेस परमानेंट सेटलमेंट, 94 में आता है उसका सनसेट क्लॉज। नाउ सनसेट क्लॉज के बाद एक्चुअली क्या होता है कि ये 10 इयर्स का सेटलमेंट होता है। 10 इयर्स तक कोई रेंट इंक्रीमेंट नहीं होगा, जो भी रेंट फिक्स कर दिया गया वही रेंट दिया जाएगा। पर सिंस उसके बाद क्या है, 18th यानी कि स्टार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी फूड प्राइसेस इंक्रीज करने लगते हैं, तो ब्रिटिश सोचते हैं
कि अब तो दिक्कत होगी क्योंकि फूड प्राइसेस इंक्रीज होने लगे हैं, तो रेंट भी बढ़ना चाहिए पर वो बढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए वो परमानेंट सेटलमेंट को अब फर्दर एक्सटेंड नहीं करते दूसरे प्रोविंसेस में, दे स्टार्ट समथिंग एल्स कॉल्ड रियोतवारी सिस्टम, और वहां से मिडलमैन को ही हटा देते हैं। नो मिडलमैन, यानी कि स्टेट डायरेक्टली टॉक्स टू द टेनेंट्स। ठीक है, तो पेजेंट्स है, उनके पास खेत होगी, लैंड उनके अंडर होगा, और वही ओनर होंगे उसके। पर तभी तक परमानेंट ओनर नहीं है, टेनेंट्स भी परमानेंट ओनर नहीं है, जब तक अगर ड्यू पे किया है तभी तक लैंड आपके पास है। यानी कि रियोट्स जो थे, अगर उन्होंने ड्यू पे नहीं किया टाइम पे, ठीक है, तो उनकी लैंड भी ले ली जाएगी और किसी और को दिया जाएगा जो रेंट पे करेगा टाइम पे, राइट। सो इसलिए परमानेंट ओनरशिप नहीं है अभी भी टेनेंट्स के पास, पेजेंट्स के पास। पर क्योंकि अब इसमें लगता है परमानेंट सेटलमेंट से ब्रिटिश एक लेसन सीखते हैं कि क्योंकि फूड प्राइसेस का रेट बढ़ रहा है, तो उनको लगता है कि हमारा रेंट भी बढ़ना चाहिए, पर वो बढ़ा नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी सेटलमेंट हो चुका है। तो इसकी वजह से परमानेंट सेटलमेंट को एक्सटेंड नहीं किया जाता अदर प्रोविंसेस में, और रियोतवारी लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, बाय थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड। ठीक है, सो ये दो पॉइंट्स हैं जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। क्या रीजन है, क्योंकि कभी हो सकता है मेंस में भी पूछा जाए कि क्या रीजन है कि परमानेंट सेटलमेंट को एक्सटेंड नहीं किया गया दूसरे एरियाज में। ठीक है, दूसरा है 1820 में ये लॉन्च किया जाता है रियोतवारी, ठीक है, और मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज में ये लॉन्च किया जाता है, मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज। और इसकी खास बात ये होती है कि स्टेट जो है यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द रियोट्स, नो मिडिलमैन। रियोतवारी में नो मिडिलमैन, यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट में मिडिलमैन है जो कि जमींदार है, राइट। जमींदार रेंट कलेक्ट करेगा, 1/10 1/11 रखेगा खुद, और 10/11 देगा ब्रिटिश को। ठीक है, तो उसको जो रेंट कलेक्शन का, सॉरी 11 नॉट 10, रेंट कलेक्शन का जो उसको मिल रहा है कट, वो है 1/11। ठीक है, जमींदार को, ये जमींदार को जाएगा और ये जाएगा ब्रिटिश को। ठीक है, सो इससे जमींदार अपना सब कुछ मैनेज करेंगे, राइट। ये थी बात। और जमींदार अगर टाइम पे नहीं पे किया कर पाए तो सनसेट क्लॉज था, सनसेट क्लॉज के बाद आपकी जमींदारी ले ली जाएगी। दीज वर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। और कुछ देख लेते हैं, जैसे कि, सॉरी, यस, हाँ, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं, जैसे कि हाँ, जैसे कि नो एग्जाम्शन रियोतवारी में, नो एग्जाम्शन, ठीक है। टू मूव, रिमूव इंटरमीडियरीज, वो हमने जस्ट अभी एक्सप्लेन किया, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रियोट्स। पेजेंट्स व ओनर्स ऑफ द लैंड ओनली टिल द टाइम दे पेड रेवेन्यू ऑन टाइम। ठीक है, जब तक उन्होंने टाइम पे रेवेन्यू पे किया तभी तक टेनेंट्स के पास लैंड की ओनरशिप होती थी अंडर रियोतवारी। जमींदारी में तो कोई टेनेंट के पास है ही नहीं ओनरशिप, सारा का सारा जमींदार के पास होता है। सो यहाँ पे रियोतवारी में टेनेंट्स के पास ओनरशिप तभी तक होगी जब तक वो रेंट टाइम पे कर रहे हैं। टाइम पे अगर रेंट पे नहीं किया, फेल हो गए, सो द ओनरशिप विल गो टू समबडी एल्स। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में लॉन्च करता है, 1794 में सनसेट क्लॉज आता है। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ये इनिशियली लॉन्च किया जाता है, उसके बाद इसको एक्सटेंड भी किया जाता है लाइक वाराणसी, पर बहुत ही स्मॉल स्केल पे, नॉट लाइक बंगाल एंड बिहार जिस तरीके से किया जाता है। ठीक है, दिस सिस्टम टर्न जमींदार्स इनटू ओनर्स, जमींदार बिकेम द ओनर्स ऑफ द लैंड। 1794 सनसेट क्लॉज। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं जो आपके बहुत ही ज्यादा काम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements are correct? British trade surplus with India in the 19th century meant that value of British exports to India was much higher than the value of British imports from India. ठीक है, यानी कि पहला स्टेटमेंट कहता है कि यहाँ पे ब्रिटिश है, यहाँ पे इंडिया है, तो ब्रिटिश से यहाँ जो इंपोर्ट यानी इंडिया को जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटिश, ब्रिटिश के कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है, ठीक है, और जो यहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, सो एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा था इंपोर्ट से, सो दैट इज ट्रेड सरप्लस। ठीक है, ये बोलने की बात हो रही है। ट्रेड सरप्लस विद इंडिया इन 19th century meant that the value of British export to India was much higher than the value of British imports from India. पहला। Second, India played a crucial role in the late 19th century world economy by helping British balance its deficits. अब ब्रिटिश क्या है कि इंडिया के साथ तो ट्रेड कर ही रहा है, इंडिया के ट्रेड पे उसका कब्जा है, पर साथ ही साथ क्योंकि ब्रिटिश एक इंपीरियल आइडियोलॉजी है को फॉलो करता है, तो उसको एक्सपैंड भी करना है। ठीक, उसके स्टेट का जो जो एक्सपेंस है वो होते रहेगा, तो उसको फंड कौन करेगा? फंड करने के लिए दे नीड फंड, और वो फंड चाहिए उनको
वो अपनी कॉलोनीज से लेगा, कॉलोनीज को एक्सप्लॉइट करेगा, उस एक्सप्लॉइटेशन से वो बाकी एरियाज को कैप्चर करेगा, राइट, न्यू एरियाज को, न्यू लैंड्स को कैप्चर करेगा। सो उसमें डेफिसिट होगा क्योंकि हर बार वो वॉर जीतेगा नहीं, वॉर में बहुत खर्चा आएगा। सो उस डेफिसिट को कवर अप करने के लिए इंडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, ठीक है। सो दिस अगेन इज करेक्ट। यहां पे कहता है ब्रिटिश ग्रू ओपियम इन इंडिया एंड एक्सपोर्टेड इट टू चाइना एंड देयरफॉर फॉर ए while आफ्टर द 1820s ओपियम बिकेम इंडिया सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट। ये बात भी सही है क्योंकि इंडिया, चाइना एंड ब्रिटेन, इनके बीच में एक ट्रायंगल था, राइट। इंडिया, ब्रिटेन इंडिया से ओपियम चाइना को देते थे, चाइना से चाय खरीदते थे और इंग्लैंड लेके जाते थे, फिर वहां के मार्केट में बेचते थे, राइट। सो दिस ट्रायंगल, राइट। सो ये भी सही है। The 19th century saw export of Indian raw material decline and that of manufacturing goods increase. The 19th century saw export of Indian raw material decline. नहीं, जब 19th सेंचुरी है तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा है, राइट। उस समय उनके पास ब्रिटेन में नए नए फैक्ट्रीज लगाई जा रही हैं और वहां पे मटेरियल प्रोड्यूस किया जाएगा, उस मटेरियल को फिर से इंडियन मार्केट में बेचा जाएगा, तो ये कम नहीं होगा, रॉ मटेरियल का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा। सो दिस इज रॉन्ग। फोर्थ जैसे ही गलत हो जाता है, आपके पास ये दोनों गलत हो गया, 1 2 3 और 1 2 3 तो हमने अभी जस्ट देखा कि सही है। सो 1 2 3 इज आर राइट आंसर, डी इज आर राइट आंसर। पहला भी सही है क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ब्रिटिश का जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो ऑब्वियसली इंपोर्ट से ज्यादा है, क्योंकि उसका वैल्यू यहाँ पे ज्यादा फिनिश प्रोडक्ट है, और यहाँ से जो आ रहा है इंडिया से ब्रिटेन को वो रॉ मटेरियल है। सो रॉ मटेरियल ले रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो फिनिश प्रोडक्ट, सो ऑब्वियसली वैल्यू उसका ज्यादा होगा। सो 1 2 3 इज करेक्ट एंड फोर्थ ओनली इज रॉन्ग, राइट। सो आंसर इज डी। एंड दिस क्वेश्चन वाज इन एनडीए एंड दिस क्वेश्चन इज रियली गुड, एनडीए 24 में पूछा गया है, एनडीए के लिए दिस क्वेश्चन इज रियली गुड, राइट। 12th क्लास के बच्चों को ये क्वेश्चन पूछी जा रही है। सो दिस वाज नाइस क्वेश्चन। अगला है, which of the following industries was most affected by the deindustrialization of India in the 19th century? देखो इंडिया में कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडिया जाना जाता था उसके लिए, बहुत ही फाइन कॉटन बनाया जाता था जिसको मसलिन क्लॉथ भी कहते हैं, ठीक है, मसलिन, ठीक है, इसको मुस्लिम मत पढ़ लेना, मसलिन, मसलिन क्लॉथ। और ये इतना फाइन होता है, इतना फाइन होता है कि एक साड़ी को, कहते हैं कि एक साड़ी के लेंथ का अगर मसलिन क्लॉथ है तो उसको आप एक अंगूठी से पास करा सकते हो, ठीक है, एक रिंग फिंगर से, रिंग फिंगर नहीं मतलब फिंगर रिंग से, जो रिंग हम पहनते हैं उंगलियों में, उससे वो पूरी साड़ी पास हो जाएगी, दैट फाइन क्लॉथ, ठीक है। आप लोगों ने मसलिन शायद ना देखा हो, पर मसलिन मैंने देखा है, इट्स रियली फाइन। और बहुत ही जो उसका जो मतलब बेकार सबसे क्वालिटी होती है, जैसे जैसे बहुत सारे जैसे एयरक्राफ्ट हैं, ठीक है, अब एयरक्राफ्ट तो अपने आप में बहुत कॉस्टली इक्विपमेंट है, ठीक है। तो इसमें जब काम होता है, जब वर्क होते हैं इसके ऊपर, तो इसकी क्लीनिंग के लिए, क्योंकि आप काम कर रहे हैं तो इक्विपमेंट को आप क्लीन करेंगे, वहां पे उसके जो इंजन पार्ट्स हैं, उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको क्लीन करेंगे, क्लीन करने के लिए यू नीड सॉफ्ट एंड फाइन क्लॉथ, ठीक है। तो उसके लिए एक मसलिन क्लॉथ यूज किया जाता है, ठीक है, मसलिन क्लॉथ्स इज यूज्ड, राइट। और वो सबसे बेकार क्वालिटी का मसलिन है, स्टिल दैट मसलिन क्लॉथ इज रियली गुड, ठीक है, फाइन क्वालिटी होती है उसकी। सो दैट्स व्हाई कॉटन एंड टेक्सटाइल इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन इंडिया बाय द ब्रिटिश। रेलवे के डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है। प्राइवेट फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स फॉर रेलवे वुड गेट लैंड फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। यस, अब इसमें क्या है कि जब रेलवे लगानी है तो ब्रिटिश ये झंझट नहीं लेते, वो फंड भी नहीं करते, वो बोलते हैं कि जमीन लो, ठीक है, अपना इन्वेस्टमेंट करो, जो रिटर्न आएगा उसमें हम उसमें तुम हमें पे करना, ठीक है, लोन देते हैं उनको। सो जमीन तो उसको फ्री में दी है, सो दैट इज ट्रू, ठीक है। और ये CDS 24 में पूछा गया है, सो एनडीए CDS का लेवल इज रियली गुड, ठीक है। The investors would get a return of 5% on their capital from the government if they ran at a loss or secured any inadequate profit. The railways would be jointly managed by the जॉइंटली मैनेज नहीं है, ये मैनेजमेंट है का जो हेडेक है वो उसने प्राइवेट कंपनी को ही दे रखा था, ठीक है। सो थर्ड इज रॉन्ग, ठीक है। बाकी ये सही है, ये 5% का जो है वो सही है कि इन केस अगर उनको लॉस हो जाता है तब भी उनके इन्वेस्टमेंट में 5% का रेवेन्यू उनको देगा। और ये पैसा कहां से आएगा? ऑब्वियसली इंडियन एक्सचेकर, इंडियन का पैसा है वो, ठीक है। सो फर्स्ट इज ट्रू, सॉरी सेकंड इज फर्स्ट, फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज ट्रू, थर्ड इज रॉन्ग।
हाउ मेनी पूछा है तो हाउ मेनी तो दो स्टेटमेंट इसमें से सही है, 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है, 2 स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है, सो बी इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, which one of the following propositions from the book History of British India by James Mill is correct? और ये पूछा गया जियो साइंटिस्ट 2024 में। नाउ देखो, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस देखे हैं, अभी से लेकर के जो आई थिंक तीसरा 5th क्वेश्चन है, ये सारे के सारे इसी गाय जेम्स मिल की आइडिया पे बेस्ड हैं, ठीक है। जेम्स मिल का कहना था कि इंडियंस को लैंड दे देना चाहिए ताकि वो, मतलब जो टेनेंट्स हैं, जो पेजेंट्स हैं, उनको लैंड दे देना चाहिए ताकि वो उसको अच्छे से उसको उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस पर प्रोडक्शन करेंगे, हमें सिर्फ रेंट लेने में इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और इसी जेम्स मिल के आइडिया के ऊपर परमानेंट सेटलमेंट लिया जाता है कि परमानेंट सेटलमेंट हम जमीन दे देते हैं जमींदार को, जमींदार अपना रेंट लेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट कराएगा, जो भी करना है, एंड ब्रिटिश को उससे बाहर हो जाना चाहिए रेंट कलेक्शन से। जेम्स मिल के आइडिया के बाद परमानेंट सेटलमेंट का जो आइडिया है, और रेतवारी का भी, सॉरी यहां पे एक करेक्शन है, जेम्स मिल के बाद जो रेतवारी का जो सिस्टम है, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस हुआ है, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट में स्टिल देयर वाज जमींदार बीच में एक था, पर जेम्स मिल कहता है कि डायरेक्ट जो ओनरशिप है वो टेनेंट्स के पास होना चाहिए ताकि वो रेंट कलेक्ट करेगा, और ब्रिटिश को सिर्फ रेंट कलेक्शन से होना चाहिए मतलब, और उसको और ज्यादा किसी चीज से मतलब नहीं होना चाहिए, ओनरशिप शुड बी देयर विद द टेनेंट्स, ठीक है। सो जेम्स मिल इज द गाय हु गेव दैट आइडिया, रेतवारी का, ठीक है, रेतवारी को इन्फ्लुएंस करने के लिए जेम्स मिल का बहुत बड़ा हाथ है। सो टैक्स पेबल बाय द जमींदार, अब उसके बाद आप आसानी से आंसर कर सकते हो, द टैक्स पेबल बाय द जमींदार शुड नॉट बी मोर देन 30% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, ये 30% वाला नहीं, द राइट ऑफ कल्टिवेटर शुड बी प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट, ओके, the state should remain as the landlord and the each peasant should hold and land directly from the state as its tenant, sufficient advances should be given। C, जो रोहितवारी का केस है कि लैंड ओनरशिप स्टिल रिमेन्स विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो टेनेंट्स हैं उनको फ्रीडम है उस लैंड को यूज करने के लिए डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेट एज इट्स टेनेंट, ठीक है, और जो टेनेंट है वो लैंड होल्ड करेगा अंडर द ब्रिटिश एम्पायर, और उसके ऊपर वो खेती करे, और जो भी कलेक्शन वहां से हो सकता है ब्रिटिश उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, राइट। सो सी इसका राइट आंसर है। पर ये क्वेश्चन आई वुड से डिफिकल्ट तो है, क्योंकि आप इजिली अगर आप इसमें घुस गए कि हिस्ट्री ऑफ बुक इंडिया में, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सॉरी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में क्या लिखा है जेम्स मिल ने, ठीक है, लेकिन आपको जेम्स मिल का आइडिया के बारे में अगर पता है तो आप कर सकते थे इजिली। अदरवाइज आप इन सब में से भी, अगर आपको बिल्कुल ही वाइल्ड गेस लेना है तो इन सब में से भी देखो तो दिस वन साउंड्स मोर लॉजिकल मुझे लगा, ठीक है, व्हेन आई फर्स्ट सॉ द क्वेश्चन फर्स्ट टाइम। सो एवरी टाइम आई सी ए क्वेश्चन, जब भी मैं ऐसे करता हूँ, फर्स्ट टाइम मार्क माई आंसर कि मुझे क्या लगता है क्या सही है, उससे क्या है कि मुझे पता चलता है क्या क्या लॉजिक लगाया जा सकता है। सो आई फाउंड दिस वन मोर लॉजिकल, तो इसलिए आई मार्क सी, एंड सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सो आप भी ऐसे कर सकते हो, जब वाइल्ड गेस लेना है कुछ लॉजिक फिर भी काम करना चाहिए, बिल्कुल अंधा नहीं कि आंख बंद किया और कोई भी टिक कर दिया, ऐसा तो नहीं, कुछ लॉजिक यूज कीजिए ताकि अगर सही होना भी होगा तो कुछ तो चांसेस है सही होने के, ठीक है। Which next है, which one of the following was primarily associated with Dadni system? Now this is interesting. I guess this is a new question, CDS 2023 में पूछा गया है, Dadni system, right? और ये क्वेश्चन फिर से पूछे जाने के चांसेस हैं। ददनी सिस्टम क्या होता है? टेक्सटाइल प्रोडक्शन, पेमेंट ऑफ ऑफिशियल्स, वॉरफेयर, रेवेन्यू कलेक्शन, क्या है ये? ठीक है, सो अब देखिए इसके बारे में कुछ डिटेल है। ददनी सिस्टम, अच्छा अब देखो, ददनी सिस्टम जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन का एक सिस्टम है, जिसमें क्या है कि, सॉरी इट्स नॉट रेवेन्यू कलेक्शन, वॉरफेयर, टेक्सटाइल प्रोडक्शन, इट इज टेक्सटाइल प्रोडक्शन नॉट रेवेन्यू, ठीक है, टेक्सटाइल प्रोडक्शन। अब इसमें क्या है कि ब्रिटिश नहीं चाहते कि वो इन्वॉल्व हो जाए पूरी तरीके से टेक्सटाइल खरीदने में, ठीक है, टेक्सटाइल खरीदने में वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, तो वो क्या करेंगे कि ब्रिटिश यहां पे होगा, ठीक है, ये एक मिडिल मैन को फंड दे देगा कि आप ये पैसे लो, जिसको ददनी कहते हैं, ददनी मर्चेंट भी कहते हैं उसको, ये जो मिडिल मैन है इसको ददनी मर्चेंट कहा जाएगा, ठीक है, ददनी मर्चेंट्स। अब ये ब्रिटिश इसको पैसा देगा कि मुझे इतना इतना इस क्वालिटी का, मुझे जैसे इसको क्वालिटी बता दी जाएगी, क्वांटिटी बता दी जाएगी, इतना सारा टेक्सटाइल हमें चाहिए, ऐसा ऐसा टेक्सटाइल चाहिए। ददनी मर्चेंट जो है वो टेनेंट्स के पास जाएगा, पेजेंट्स के पास जाएगा, या फिर जमींदार के पास जा सकता है, किसी के पास, उसके पास जाकर के बोलेगा कि हमें ऐसा ऐसा चाहिए, क्वांटिटी क्वालिटी आप हमें बना के दीजिए, ठीक है। सो अब यहां पे जो जो पेजेंट्स हैं
वो इसको क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे ददनी मर्चेंट को एज ए कह सकते हैं प्रोडक्ट, इसको प्रोडक्ट दिया जाएगा और ये ब्रिटिश को देगा। ठीक है, तो ब्रिटिश जो है एक मिडलमैन को यहां पे लेके आएगा और उससे क्या होगा कि ब्रिटिश का जो हेडेक है वो खत्म हो चुका है। उसने उसको पैसे दिए, एडवांस एडवांस पैसे मिलते थे, इसने भी इसको एडवांस पैसे दिए। ठीक है, इसको भी एडवांस पैसे दिए कि ये लो और जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक खुद को सस्टेन करो और हमें प्रोडक्ट बना के दो। ठीक है, दिस वाज ददनी। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इसमें बहुत इरेगुलरिटी होती है, कभी क्वालिटी टाइम पे नहीं मिल पाता, कभी क्वांटिटी टाइम पे नहीं मिल पाता। और ये सब इसलिए ये ब्रिटिश ये सब इसलिए सिक्योर करना चाहते हैं क्योंकि इंडिया में सिर्फ ब्रिटिश ही रूल नहीं कर रहे हैं, ब्रिटिश के साथ साथ और भी लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो दूसरे लोग ना वो प्रोडक्ट खरीद लें, क्योंकि वो सारा प्रोडक्ट ऑब्वियसली जाकर के यूरोप में बिकना है। तो मार्केट के अंदर जो रॉ मटेरियल है या फिर जो प्रोडक्ट है उसको कैप्चर तो करना ही पड़ेगा, वरना कोई और खरीद लेगा। सो इसके लिए वो मिडल मैन को इंट्रोड्यूस करते हैं। पर इसमें क्या है कि एक क्वांटिटी एंड क्वालिटी का इशू हो जाता है, कभी क्वांटिटी नहीं मिल पाती, कभी क्वालिटी नहीं मिल पाती। ठीक है, कभी इसमें जो कमीशन है ये काफी कमीशन रख लेता है, इनके पास नहीं मिल पाता। तो इस चीज को खत्म करने के लिए जो इसको रिप्लेस किया जाता है वो है गोमस्ता सिस्टम। ठीक है, ददनी का रिप्लेसमेंट है गुमस्ता सिस्टम, और इसमें ब्रिटिश अपने लोगों को ही एज ए मिडलमैन रख देता है। ठीक है, अपने ही लोगों को एज ए मिडलमैन रखेगा और प्रोसेस सेम चलेगा। ठीक है, तो इससे क्या है कि ब्रिटिश नाउ कैन हैव अ कंट्रोल, क्योंकि इसके अपने लोग हैं। ठीक है, और ब्रिटिश कंट्रोल कर सकता है, प्लस इनको पता है कि कितना कमीशन जा रहा है वगैरह। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि अब ये लोग जो है ये डेट में चले जाएंगे, क्योंकि इनको पैसा ही बहुत कम मिलेगा और इनको डेट में पुश करने का जो काम है वो गुमस्ता सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, सो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ददनी सिस्टम ऑलरेडी अगर पूछा गया है तो गोमस्ता सिस्टम पूछा जाएगा कि ये क्या है, किस चीज से रिलेटेड है। ये भी टेक्सटाइल प्रोडक्शन से ही रिलेटेड है, बट द प्रोसेस इज लिटिल डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे जो मिडल मैन है वो अब ब्रिटिश का ही आदमी है। ठीक है, सो दिस इज इट। नेक्स्ट आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी ने। ये तो लॉर्ड डलहौजी है। ठीक है, ये तो जितना भी आपने पढ़ा होगा, बेंटिक ने किया था खत्म, सती, कार्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट, वारेन हास्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल। ठीक है, सो बिफोर डलहौजी जो पब्लिक वर्क है वो मिलिट्री संभालती थी। ठीक है, मिलिट्री डिपार्टमेंट के पास है, पर उससे क्वालिटी, क्योंकि उनको एक्सपर्टीज नहीं है, क्वालिटी नहीं है, तो क्वालिटी मतलब एक्सपर्टीज नहीं है तो क्वालिटी या फिर टाइम भी बहुत लगता था प्रोडक्शन, आई मीन प्रोजेक्ट खत्म होने में। तो उसकी वजह से 1848 एंड 56 के बीच में डलहौजी इज वाज देयर द वाइस रॉय। ठीक है, गवर्नर जनरल, नॉट वाइस रॉय, गवर्नर जनरल एक्चुअली। ठीक है, 57 के बाद वाइस रॉय बनते हैं। सो पब्लिक वर्क्स जो है वो अलग से एक पीडब्ल्यूडी लॉन्च किया जाता है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी क्रिएटेड ए डिपार्टमेंट, सेपरेट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। और उसके बाद उसके और भी, जैसे डलहौजी के और भी कंट्रीब्यूशन, टेलीग्राफ 1852 में करता है वो, रेलवे 1853 में बिटवीन बॉम्बे एंड थाने, वुड्स डिस्पैच 1854 में। ये सब कुछ होता है डलहौजी के टाइम पे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। 1852 और डलहौजी एक और चीज करता है विच इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, सो ये था इंपॉर्टेंट कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट पास्ड इन 1881 आर करेक्ट। फैक्ट्री एक्ट के बारे में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली एनडीए में पूछा गया 2021 में। द एक्ट डेल्ट प्राइमरली विद द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर। दिस इज ट्रू, क्योंकि उस समय क्या है कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी काम करते थे फैक्ट्रीज में, और क्योंकि मशीन के आसपास काम कर रहे हैं तो उनकी डेथ हो जा रही है, कहीं इंजरी हो जा रही है, क्योंकि छोटे बच्चे, इतने छोटे बच्चे खेलने कितने खेलते मशीन के पास चले जा रहे हैं तो उनकी या तो इंजरी हो जा रही है, डेथ हो जा रही है। तो इस चीज से बचने के लिए इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लाया, जिसके अंदर चाइल्ड लेबर का जो इशू था वो सबसे इंपॉर्टेंट था। पर इसमें सिर्फ 7 साल के बच्चे, ठीक है, 7 साल से छोटे बच्चे काम नहीं करेंगे। ठीक है, 7 से 12 साल के बच्चों को वर्क मोर देन 9 आवर नहीं करना होगा एक दिन में। महीने में 4 दिन की छुट्टी होगी। ठीक है, 4 दिन की छुट्टी महीने में। यू सी कितने कितने लिबरल थे, ये लेके आए थे सिविलाइजेशन, बच्चों से काम करा रहे हैं। द एक्ट लेड डाउन दैट चिल्ड्रन बिटवीन 7 एंड 12 ईयर्स ऑफ एज वुड नॉट वर्क फॉर मोर देन 9 आवर्स। 9 आवर्स बच्चे वो काम कर रहे थे, 7 to 12 आवर्स, 12 ईयर्स एज वाले। राइट, सो फर्स्ट भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, सो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। फैक्ट्री एक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 1881। ठीक है,
Which of the following statements correctly explains the impact of industrial revolution on India during the first half of the 19th century? Industrial revolution की बात की जा रही है, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं? Indian handicrafts were ruined, ठीक है, पहला। Machines were introduced in the Indian textile industry in large numbers. Large number में machine introduce नहीं किए गए थे, वो चाहते नहीं थे ऐसा करना। Railway lines were laid in many parts of the country. That is also true. Heavy duties were imposed on the imports of British manufacture. British manufacture के ऊपर heavy duty नहीं डाला जाएगा, so this is wrong. ठीक है, पर पूछा क्या जा रहा है? Which of the following statements correctly explains the impact of industrial revolution on India during the first half of the 19th century? फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, ठीक है। और यहाँ पे रेलवे कब इंट्रोड्यूस किया जा रहा है? 1853 में, ठीक है। 1853 में रेलवे आता है, तो फर्स्ट हाफ यानी कि 1800 से लेकर के 1850 तक, यानी कि उसमें तो नहीं है, तो रेलवे नहीं होगा। इसलिए आप रेलवे वाले में लोग इसमें फंसते, ठीक है। ये तो ऑलरेडी आउट हो जाता, ये भी आउट हो जाता। इसमें इन दोनों में से आपको चूज करना है नाउ, क्योंकि दोनों ही सही है, बट रेलवे लाइंस वर इंट्रोड्यूस्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि 1853 में स्टार्ट ही हो रहा है, तो मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री वाला सीन तो नहीं होगा, राइट। सो सी इज रॉन्ग, सी स्टैंड्स रॉन्ग, ए इज करेक्ट। हैंडीक्राफ्ट तो ऑब्वियसली रून हो ही चुका था, क्योंकि उन्होंने मशीन से बने हुए प्रोडक्ट फ्लड कर दिए थे इंडियन मार्केट में। सो ऑब्वियसली जो इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट थी वो धीरे धीरे करके खत्म हो गई, और इसका एक बड़ा रीजन है कि जो बिहार बंगाल का जो प्रोविंस है वो बहुत ही गरीबी में चला गया। बंगाल तो अभी भी गरीब है, बिहार भी, उड़ीसा, ये सब जो एरिया है जहाँ पे एक टाइम पे ये काफी रिच प्रोविंसेस होते थे, ठीक है। यहाँ पे लोगों के पास अपना बिजनेस होता था सबके पास, एंड दे वर नॉट डिपेंडेंट ऑन द स्टेट। अभी आप देखो तो बिहार में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द स्टेट फॉर जॉब। हर कोई जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, सबको आईएएस बनना है। इट्स वन ऑफ द रीजंस ये, क्योंकि उनका जो सिविल सोसाइटी हैज बीन कंप्लीटली डेसिमेटेड। कोई उनके पास फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, राइट। तो कहाँ जाएंगे जॉब के लिए? ऑब्वियसली दे विल लुक टुवर्ड्स द स्टेट ओनली फॉर जॉब्स, एंड दिस इज द रीजन वाई बिहार के लोग इतने सारे अलग अलग जगह पे जॉब्स करते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन लेफ्ट विद देम, राइट। सो इसकी वजह से जो कहते हैं कि बिहार के लोग सारे हर जॉब में दिखते हैं आपको, दिस इज वन ऑफ द रीजंस, ठीक है। सो ब्रिटिश टाइम पे जो भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ है उसका असर हमें अभी भी दिख रहा है, और उसके बाद जो सरकारें आई हैं उन्होंने तो किया ही है जो करना था। सो उन्होंने भी कुछ कम नहीं किया है, बट यस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से एक तरफ से ब्रिटेन जहाँ पे काफी रिच हुआ है, बिहार, इंडिया स्पेशली, और उसके अंदर भी बिहार काफी बर्बाद हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, 1797 अंडर ए क्लॉज ऑफ विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट्स राजा ऑफ बर्दवान, ये राजा ऑफ बर्दवान की बात हमने पहले भी की है, स्टेट वाज ऑक्शन व्हेन ही फेल्ड टू पे। राजा ऑफ बर्दवान महलवारी नहीं, जमींदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट में इनकी जो अंदर सनसेट क्लॉज होता है, अंडर ए क्लॉज जो लिखा है इसको सनसेट क्लॉज कहते हैं। इन्होंने नाम नहीं लिखा है यहाँ पे, सनसेट क्लॉज, ठीक है। और मतलब इस क्वेश्चन को जियो साइंटिस्ट में पूछा गया है, और ऑप्शंस भी काफी वेग रखे गए हैं, रेतवारी, परमानेंट, तालुकदारी पता नहीं क्या होता है, महलवारी, ठीक है। सो क्या है इसका आंसर? तो बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट था, वहां से भी आप देख सकते हैं राजा ऑफ बर्दवान। अब बर्दवान नाम से आप समझ सकते हैं कि ये बंगाल का इशू हो सकता है, और बंगाल का मैटर बंगाल यहाँ पे लिखा नहीं गया। सो दैट इज, मतलब इस क्वेश्चन को काफी ऐसे वेग रखा गया ताकि आपको फिगर आउट करना है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है। क्लॉज में यहाँ पे सनसेट क्लॉज भी नहीं लिखा ताकि आप पता कर पाए कि सनसेट क्लॉज, अगर आपको पता भी है सनसेट क्लॉज परमानेंट सेटलमेंट से रिलेटेड है, स्टिल आपको दिक्कत होगी, इसलिए इन्होंने सिर्फ अ क्लॉज लिखा है, ठीक है। 1797 परमानेंट सेटलमेंट इज द राइट आंसर, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट, यहाँ पे सेटलमेंट ऐड कर दो, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट इज द राइट आंसर। राजा बर्दवान की जो स्टेट है, राजा बर्दवान का जो जमींदारी थी उसको ऑक्शन कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, और इसी में एक और वर्ड आता है तालुकदार्स, ठीक है। ये जो तालुकदार्स है, तालुकदार, जोतेदार जिसको कहते हैं, जोतेदार। अब जोतेदार क्या है कि जो जमींदारी, क्योंकि जमींदारी बहुत बड़ी होती थी, ठीक है, उनके पास बहुत प्रॉपर्टी होती थी। जमींदार मतलब कि बहुत एक राजा है वो, ठीक है, उसका नाम ही है राजा बर्दवान। सो वो लोग जब उनकी जमींदारी जा रही है हाथ से, तो जोतेदार जो है, जो छोटे छोटे जमींदार हैं, ठीक है, वो लोग मिल करके, और कई लोग मिल करके एक साथ पूरा स्टेट वो ले लेते थे, खरीद लेते थे, राइट, उसको कहते हैं जोतेदार। तो जैसे ही परमानेंट सेटलमेंट से जमींदार का काम खत्म होने लगा, उनको रिप्लेस किया जाने लगा, जोतेदार मिलके आने लगे जमींदार की जगह लेने, राइट। सो जोतेदारी सिस्टम वहां से आती है।
नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑन, अब देखो एक ही क्वेश्चन, कई सारे मतलब एक ही टॉपिक सिमिलर रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस, कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखे ब्रिटिश का, आप इजिली पता लगा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप रिवाइज कर सकते हैं। What was the consequence of permanent settlement on rural society in Bengal? The जमींदार invested capital, नहीं जमींदार इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनको एक, they are just there to collect rent, ठीक है, उनको टैक्स कलेक्शन करना है, तो वो क्यों इन्वेस्ट करेंगे, राइट right? जो भी प्रोडक्ट जो भी आएगा उसका 1/11 जो है वो मिल जाएगा उनको, 2 किलो आए चाहे 2000 किलो आए, दे डू नॉट बॉदर, राइट। सो उनको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। A group of rich peasants known as जोतेदार, ये जस्ट अभी हमने अभी यहाँ पे इसके पहले ही जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया, succeeded in consolidating their position in the villages, so ये तो सही है। The riots prospered as a result of fixed revenue levy imposed on them, किसके बारे में, परमानेंट सेटलमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। सो रियोतवारी सिस्टम से रिलेटेड है। द सिस्टम ऑफ कलेक्शन कलेक्टरेट इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी फॉर एक्सरसाइजिंग सुपरवाइजरी कंट्रोल ऑन जमींदार्स फेल टू टेक ऑफ। What was the consequence? A group of जोतेदार्स, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे असर्शन रीजन आ चुका है, एनडीए अगेन 2019, ये है। The British ruled India through a modern bureaucracy headed by Indian civil services, whose members were recruited through merit-based and open competition. ये हमेशा सही नहीं है क्योंकि इनिशियली ओपन कंपटीशन नहीं था। इंडियन सिविल सर्विसेज वाज बेस्ड ऑन द होल हार्टेड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया, ये तो बिल्कुल भी नहीं है सही, ये तो पहले ही गलत हो गया। और जैसे ही पहला, सॉरी सेकंड वाला जैसे ही गलत हो जाता है, टू इज फॉल्स, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सो स्टेटमेंट टू की होल हार्टेड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस, इट वाज नॉट देयर इनिशियली, इनको इंडियंस वर नॉट अलाउड, उसके बाद अलाउ भी किया गया, देन द एज वाज ब्रॉट डाउन फ्रॉम 23 टू 19, 19 साल, प्लस एग्जाम्स भी लंदन में होते थे, राइट। सो इंडियंस वर नॉट अलाउड क्योंकि अंडर लंदन में हो रहा है तो वहां तक जाने का खर्चा, पढ़ाई, प्लस दैट मिनिमम एज इज, मैक्सिमम एज इज 19 ओनली, राइट। अभी तो 32 साल तक आप दे सकते हैं, दैट वाज 19, सो कहां से कोई पार्टिसिपेट कर पाएगा, ओनली फ्यू इंडियंस कुड। लॉर्ड कार्नवालिस, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी कहते हैं, इनिशियली ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड सिविल सर्वेंट्स, ये सिविल सर्वेंट्स का जो काम था अपॉइंट करना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी क्योंकि उनका काम है रेंट कलेक्शन करना। सो अपने लोगों को अपने पैट्रनेज के अंदर जो उनको लगता है कि जो उनके लिए लॉयल है उसको अपॉइंट करेगा, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, बट स्टिल इंडियंस वर नॉट अलाउड। चार्टर एक्ट 1853 में ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया जाता है, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, चार्टर एक्ट 1853, ठीक है, ओपन कंपटीशन स्टार्ट किया जाता है फॉर ऑल इंडियंस। लेकिन 1879 में मैक्सिमम एज ही कर दिया जाता है 19, लॉर्ड लिटन करता है ये, ठीक है, लिटन वाज अ वेरी स्पेसिफिक गाय, ये बहुत कानून करके गया है। 79 में 23 से 19 कर दिया जाता है, ठीक है। नाउ दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग कि 19 साल का बच्चा कहां से, वो भी लंदन में जाके पेपर देना है। टिल 1922 एग्जाम वाज हेल्ड ओनली इन लंदन, 1922 तक पेपर सिर्फ लंदन में होता है, तो आपको लंदन में जाके पेपर देना है, 19 साल का बच्चा पेपर देना है, तो मतलब आपको काफी वेल ऑफ फैमिली से होना चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए, प्लस आपकी एजुकेशन, प्लस उसमें लैटिन वगैरह एक लैंग्वेज था जिसको भी आना चाहिए था आपको, अदरवाइज आप नहीं कर सकते, ठीक है। 1863 सत्येंद्र नाथ टैगोर वाज द फर्स्ट गाय हु बिकेम द इंडियन सिविल सर्वेंट, राइट। सो 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप नोट कर सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, राइट। सो विद दिस, सॉरी ये आपको शायद नहीं दिख रहा है यहाँ पे, 1863, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर दूं। राइट, 1863 सत्येंद्रनाथ टैगोर, फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट, सब फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन सिविल सर्वेंट्स, सिविल सर्विसेज, ठीक है। कुछ डेट्स हैं, 1863, 1922 एग्जाम, टिल 1922 एग्जाम्स वर हेल्ड ओनली इन लंदन, 1879 मैक्सिमम एज कर दिया गया है 19, चार्टर एक्ट 1853 ओपन फॉर ऑल इंडियंस, ठीक है। The staple commodities of export by the English East India Company from Bengal in the middle of the 18th century were, क्या क्या है, कॉटन, सिल्क, सॉल्टपीटर, ओपियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, स्पाइसेस एंड टी, शुगर, सॉल्ट, जिंक एंड लेड, रॉ कॉटन, ऑयल सीड एंड ओपियम। कॉटन, सिल्क, सॉल्टपीटर एंड ओपियम इज द राइट आंसर, ठीक है। प्री 2018 में पूछा गया है। सो
कॉटन, सिल्क, सॉल्टपीटर एंड ओपियम इज द राइट आंसर। ये बहुत सिंपल था, इसको आंसर करना इज नॉट डिफिकल्ट। अगला देखिए, इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 19th सेंचुरी वाज द, अब ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, फिर भी मतलब अलग टाइप से। यूपीएससी में क्या करता है, क्वेश्चन सेम रहता है, उसका फॉर्म चेंज कर देता है, वर्ड्स अलग कर देंगे। इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, ओ माय गॉड। ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज, नहीं। कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, यस, क्योंकि कैश क्रॉप लोग प्रोड्यूस करने लगे, ठीक है, क्योंकि वही चीजें प्रोड्यूस की जाएंगी जो ब्रिटिश को चाहिए, राइट, जिसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है तिनकठिया सिस्टम, ठीक है। सो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज द राइट आंसर, सो सी इज द राइट आंसर, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे अगेन सर्टन रीजन, द परमानेंट सेटलमेंट वाज रेयरली एक्सटेंडेड टू एनी रीजन बियॉन्ड बंगाल। अब देखो परमानेंट सेटलमेंट पे आई थिंक 4th या 5th क्वेश्चन है ये। द परमानेंट सेटलमेंट वाज रेयरली एक्सटेंडेड, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा का एरिया में था, लेकिन वाराणसी में भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, बट रेयरली, यानी कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं, रेयरली, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आफ्टर 1810 द एग्रीकल्चर प्राइसेस, इसको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था, सो उसकी वजह से ही रेतवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि प्राइसेस ज्यादा हो जाती हैं, सॉरी प्राइसेस डिक्लाइन नहीं, इंक्रीज्ड, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, फर्स्ट इज ट्रू। सो उसकी वजह से क्या होता है कि प्राइसेस बढ़ती हैं, तो ब्रिटिश सोचता है कि हमें रेंट बढ़ाना चाहिए, पर दे कैन नॉट, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट हो चुका है, इसीलिए परमानेंट सेटलमेंट को अलग अलग एरियाज में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, रेतवारी अडॉप्ट किया जाता है। सो ए अगर सही है, बी गलत है, सो सी अगर सही, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट, ये तो बहुत सिंपल है, कार्नवालिस, ठीक है। Who among the following was associated with the introduction of रेतवारी, रेतवारी के लिए कौन है भैया, कॉर्नवालिस नहीं है बिल्कुल भी, रीड एंड थॉमस मुनरो, 2 3, ठीक है, 1 तो बिल्कुल भी नहीं है, तो उसके जैसे ही आप ये हटाओगे, ये हटाओगे, ये हटाओगे, सो 2 3 इज द राइट आंसर, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट है अगेन एसोसिएशन रीजन, दादा भाई नौरोजी आर्ग्यूड दैट व्हाट वाज बीइंग ड्रेन्ड out was potential surplus that could generate more economic development in India if invested in India. Obviously जो drain of wealth theory दिया है दादा भाई नौरोजी ने, उसका यही कहना है उनका कि जो भी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस है, जो भी पेजेंट्स एक्स्ट्रा बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो तो एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा, और वो इंडिया से बाहर चला जाता है। सो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इंडिया में, इसलिए इंडिया में जो भी इंडिया जब ब्रिटिश आते हैं उस समय इंडिया का वर्ल्ड जीडीपी में 25% शेयर होता है, ठीक है, और जब वो छोड़ के जाते हैं तो इट इज अराउंड 3%। सो आप देखो कि कितना ज्यादा लूटा है। सो जो भी सरप्लस होता वो बाहर जा चुका है, राइट, इंडिया से बाहर। सो दिस इज ट्रू। Imperialists believe that India was brought into the large capitalist world market and that was itself a progress towards modernization. Now this imperialist का यही argument था कि इंडिया जो है वो एक वर्ल्ड मार्केट में कनेक्ट हो चुका है, सो फाइनली जो फायदा होगा वो इंडिया को होता रहेगा। सो दिस इज अगेन ट्रू, पर क्या वो समय ना इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, पर ये उसका राइट आंसर नहीं, क्योंकि दोनों अलग है, राइट, सो बोथ ट्रू पर नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, सो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट ट्रू लैंड टेन्योर के बारे में। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया 3 कैटेगरीज ऑफ लैंड टेन्योर सिस्टम, जमींदारी, महलवारी, रेतवारी, वो इंट्रोड्यूस, सही है भाई, बिल्कुल ये, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है तो हमें ये तो सही है। अंदर जमींदारी सिस्टम लैंड वाज हेल्ड बाय वन पर्सन और एट द मोस्ट बाय फ्यू जॉइंट्स ओनर्स, जिसको जोतेदार कहते हैं, वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू, ये भी सही है। अंडर द महलवारी सिस्टम द एग्रीकल्चर लैंड बिलोंग टू द गवर्नमेंट, नहीं, एग्रीकल्चर लैंड बिलोंग टू द महल, महलवारी का मतलब ही होता है महल, महल एक स्टेट है, ठीक है, जमींदारी जैसा, जैसे राजा है वैसे महल हो गया, लैंड बिलोंग टू देम, और वो फिर रेंट पे करते थे। अंडर रेतवारी सिस्टम द इंडिविजुअल होल्डर्स हैड द परमानेंट राइट्स ओवर लैंड एंड वर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट, यस, ये भी सही है, सो सी इज द राइट आंसर, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। गलत पूछा है तो गलत हमें ये मिल गया। महलवारी सिस्टम हॉल्ट मैकेंजी 1822 में लॉन्च करता है, लैंड ओनरशिप महल विलेज के पास होता है, पंजाब NWFP एंड आगरा में ये इंट्रोड्यूस किया जाता है। Which of the following statements about the colonial economy is not correct? The British presence inhibited the indigenous capitalism. British presence inhibited the indigenous capital, ये तो सही है। इंडिजिनस कैपिटलिज्म मतलब कि इंडिया के लोग कैपिटलिस्ट नहीं बन पाए इन प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश, दैट इज ट्रू। लासे फेयर एक्टिविटी प्रोमोटेड इंडिजिनस कैपिटलिज्म, लासे फेयर एक्टिविटी का मतलब होता है फ्री मार्केट,
ठीक है, लासे फेयर मतलब फ्री मार्केट। एक्टिवली प्रोमोटेड इंडिजिनस कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट था पर सारा फंड और जो टैक्स कलेक्शन है ये सब कुछ ब्रिटिश के पास है, तो ऑब्वियसली इंडियन कैपिटलिज्म फ्रीली ग्रो नहीं कर पाएगा, प्रोमोटेड नहीं होगा, ये तो गलत होना चाहिए, बट लेट्स सी। द व्हाइट कलेक्टिव मोनोपोली केम अर्लीस्ट एंड रिमेन मोस्ट प्रोनाउंस इन ईस्ट इंडिया, ईस्टर्न इंडिया। ऑब्वियसली जो व्हाइट ने कैप्चर कर लिया ब्रिटिश के सॉरी इंडिया के ऊपर, तो उनकी मोनोपोली हो गई हर चीज के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, फॉर गवर्नेंस के ऊपर, एवरीवेयर। सो वही रूल करेंगे, वही कैपिटलिस्ट बनेंगे, उन्हीं का सब कुछ होगा। द बॉम्बे हिंटरलैंड वाज डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट, देखो ये सारे सही है, ये गलत है। लासे फेयर एक्टिवली प्रोमोटेड इंडिजिनस कैपिटलिज्म, नहीं प्रमोट नहीं किया, उसने रोका है, ठीक है, क्योंकि फ्री मार्केट तो है पर जो सारा रिसोर्स है, कंट्रोल है गवर्नेंस के ऊपर, पॉलिसीज के ऊपर, एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश। सो कोई भी इंडिजिनस कैपिटलिज्म ग्रो करना, इंडिजिनस कैपिटलिस्ट को ग्रो करना, उनको डेवलप करना वाज रियली डिफिकल्ट, ठीक है। सो विद दिस ये हमने यहाँ पे क्वेश्चंस देखे, और यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि परमानेंट सेटलमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, महलवारी, रेतवारी, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट है, ब्रिटिश ने कैसे यहाँ पे, डलहौजी ने क्या किया, कॉर्नवालिस ने क्या किया, इन्हीं सब के अराउंड क्वेश्चंस है। दिस इज पार्ट 1, पार्ट 2 के अंदर हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। सो वहां से आपको और भी समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, और इस रिपीटेड क्वेश्चन से आपको ये समझ में आता है कि आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए ड्यूरिंग रिवीजन। जब आप रिवाइज करते हैं तो उस समय दैट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए। एंड विद दिस आपको अगर ये फॉलो करते हैं तो आपको काफी अच्छा आइडिया मिलेगा कि आपकी जो फोकस है, जो एनर्जी है, वो कहाँ जानी चाहिए। व्हेन यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, आपका रिवीजन अच्छा होता है, आपका ग्रोथ अच्छा होगा, आपके एक्यूरेसी बढ़ेगी। एंड विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।